Hello everyone, this is Vishwani Bansal. Welcome to Unacademy Judiciary. So yesterday we have started with the revision on Indian Evidence Act. So we have completed up to statements. We have completed up to sections 34 से हमने complete कर लिया था. That is statement made under special circumstances. So in today's lecture, I am going to start with your judgments of courts of justice when relevant. So we are going to revise from section 40 onwards. सो जनरल प्रिंसिपल अगर लॉ की हम बात करें दैट सेज कि जजमेंट्स चाहे वो प्रीवियस हैं चाहे वो सब्सिक्वेंट हैं दीज आर नॉट रेलिवेंट इन एनी केस और प्रोसीडिंग. ये रेलिवेंट नहीं होती किसी भी केस या प्रोसीडिंग में. हर केस को उसके खुद के फैक्ट्स और सर्कमस्टांस एवरी केस हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ऑन फैक्ट्स एज दे एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज टू द सूट. तो जजमेंट्स बट जो रेलिवेंट होती हैं दैट आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो जो ये जर्नल रूल है उसकी कुछ एक्सेप्शंस हमें प्रोवाइड की गई हैं दैट टू दिस जर्नल रूल दैट जजमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट. द इंडियन एविडेंस एक्ट रिकॉग्नाइजेस अ फ्यू एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 40 to 43. तो व्हाट सेक्शन 40 सेज दैट सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर कोई भी जजमेंट ऑर्डर या डिक्री एग्जिस्ट करती है विच बाय लॉ जो लॉ को प्रिवेंट करती है किसी भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी सूट का या ट्रायल होल्ड करने के लिए वो रेलिवेंट होगी अगर कोई भी क्वेश्चन ये रेज होता है कि वेदर सच कोर्ट ought टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट और होल्ड सच ट्रायल. तो दिस जो ये सेक्शन 40 है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि अगर एक केस को ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड कर चुकी है देन दिस क्रिएट्स अ बार ऑन द सेकंड सूट और ट्रायल. So if we see section 300 of CRPC is based on this principle, article 20 is based on this principle and section 11 of CPC is based on this principle. नेक्स्ट इज सेक्शन 41. सेक्शन जो 41 है दिस सेज कि अगर कोई भी फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की 4 चीज़ों के ऊपर है दैट इज प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी के ऊपर देन दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ. ऐसी जजमेंट ऑर्डर या डिक्री को हम कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी के बीच में केस है ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट कि मुझे इससे पैसे लेने हैं. बी को कोर्ट ने जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया. Now, if C files a case against B regarding the same thing कि इसको इससे पैसे लेने हैं जो कोर्ट ने इस केस में जजमेंट पास की इसको B को कि that he is insolvent this is relevant against in this judgment also this is the conclusive proof. तो अगर कोई भी फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिग्री किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की इन चारों चीज़ों में एग्जिस्ट करती है जो कन्फर करे उसके ऊपर या टेक अवे करे किसी भी पर्सन से उसका लीगल कैरेक्टर या डिक्लेयर करे किसी भी पर्सन को टू एंटाइटल टू एनी सच कैरेक्टर देन दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ. नेक्स्ट इज सेक्शन 42. 42 सेज की जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर्स अदर्स देन दोज जो आपको सेक्शन 41 में नहीं मेंशन की हुई हैं वो रेलेवेंट होंगी. कब रेलेवेंट होंगी अगर वो पब्लिक नेचर से रिलेट करती हैं बट जो ऐसी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी वॉट एवर दे स्टेट. तो कोई भी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर जो हमने सेक्शन 41 में पढ़ा दैट इज ऑन 4 थिंग्स प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिरलिटी एंड 4 चीज़ों के बारे में हमें एंड इंसॉल्वेंसी के बारे में दिया हुआ है. सो जो चीज़ें उसमें मेंशन नहीं है वो रेलिवेंट है सेक्शन 42 में अगर वो पब्लिक नेचर से रिलेट करती हैं बट ऐसी जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स जो हैं कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी ऑफ वॉट एवर दे स्टेट. फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी को सू किया फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड बी अलेज करता है कि नहीं यहाँ तो पब्लिक वे है इस लैंड के ऊपर जिसको कि ए ने डिनाई कर दिया. ना पहले भी ऐसा ही केस जो है ए सी के अगेंस्ट पास कर चुका ए जो है सी के अगेंस्ट फाइल कर चुका था ट्रेस पास के लिए जिसमें सी ने भी यही अलेज किया था कि यहाँ से पब्लिक वे है दैट इज रेलिवेंट. अगर कोई डिक्री फेवर में है डिफेंडेंट की जिसमें कि एक सूट जो है फाइल किया था ए ने सी के अगेंस्ट इन विच सी ने ये अलेज किया था वो रेलिवेंट होगी बट दैट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ. बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ द राइट दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट. सो इस केस को जो है फैक्ट्स के ऊपर ही डिसाइड कर रेलिवेंट है बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. नेक्स्ट इज सेक्शन 43. सेक्शन 43 सेज की जजमेंट डिक्रीज या ऑर्डर्स जो सेक्शन 40, 41, 42 में नहीं मेंशन की हुई हैं वो इररेलेवेंट होंगी अनलेस की जो ऐसी एग्जिस्टेंस है जजमेंट ऑर्डर या डिक्री की वो खुद ही फैक्ट इन इशू ना हो और या फिर वो रेलेवेंट ना हो अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस दैट आर गिवन अंडर द or some provisions of this act that means section 6 to 55.
टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इन दिस। सपोज ए ने प्रोसिक्यूट किया किसको, बी को। किसके लिए ही हैज प्रोसिक्यूटेड बी फॉर एडल्ट्री। किसके साथ, ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को कि उसने सी के साथ एडल्ट्री की है। सी कौन है, जो कि ए की वाइफ है। सी कौन है, शी इज एज वाइफ। बी डिनाई कर देता है इस फैक्ट को कि जो ए है वो तो जो ए है दैट सी इज नॉट एज वाइफ। बी इस फैक्ट को डिनाई कर देता है, बट कोर्ट जो है बी को कन्विक्ट कर देती है एडल्ट्री के लिए। आफ्टरवर्ड्स नाउ सी इज प्रोसिक्यूटेड, सी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता है बाइगैमी के लिए कि उसने बी से शादी की है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ई। वी नो दैट कि अगर एक मैरिज ऑलरेडी सबसिस्टिंग है तो अ पर्सन कैन नॉट मैरी, वो किसी और से शादी नहीं कर सकता जब तक डाइवोर्स ना हो जाए या फिर जब तक डेथ ना हो जाए। तो अगर यहाँ पे क्या है कि सी के ऊपर केस चला किसका, बाइगैमी का, कि उसने जो है ए दोबारा बी से शादी की है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ई। सी अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देती है कि वो तो कभी एक ही वाइफ थी ही नहीं। नाउ जो जजमेंट कोर्ट ने इस केस में डिलीवर की, वेदर दिस इज रेलिवेंट इन दिस केस, द आंसर इज दिस इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज इररेलिवेंट इन दिस केस। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 42 सेक्शन 43 क्या कहता है कि जजमेंट ऑर्डर्स या डिक्रीज जो मेंशन नहीं की गई है 40, 41, 42 में वो इररेलेवेंट होंगी अनलेस कि जो एग्जिस्टेंस है ऐसी जजमेंट डिग्री ऑर्डर की वो खुद ही फैक्ट इन इशू ना हो। तो यहाँ पे तो डिस्प्यूटेड फैक्ट किस चीज को लेके था, बाइगैमी को लेके था, यहाँ पे अडल्ट्री को लेके था। सो दिस इज टोटली इररेलेवेंट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज ए के ऊपर ट्रायल चला कि उसने बी का मर्डर किया है। ये फैक्ट कि बी ने प्रोसिक्यूट किया था ए को लिबल के लिए कि इसने मेरी डेफेमेशन की है, जिसके कारण ए को कन्विक्शन हो गई थी एंड सेंटेंस हो गया था। दिस इज रेलिवेंट, ये यहाँ पे रेलिवेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस इज शोइंग द मोटिव, ये मोटिव को शो कर रहा है फॉर द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या है कि इसने इसका मर्डर किया है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड अंडर सेक्शन 43 कि अनलेस ऐसी एग्जिस्टेंस जजमेंट डिक्री ऑर्डर की खुद ही फैक्ट इन इशू ना हो या फिर इज रेलिवेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सो दिस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8, दिस इज शोइंग द मोटिव। So this is your section 43. Next section is that is section 44. Fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of the court may be proved. Any party to a suit or other proceeding may show that ये शो कर सकती है कि कोई भी जजमेंट ऑर्डर या डिग्री जो रेलिवेंट है उन अर्लियर सेक्शंस में दैट वी हैव स्टडीड एंड जिसको एडवर्स पार्टी प्रूव कर चुकी है, वो डिलीवर की है एक कोर्ट ने जो कि कॉम्पिटेंट नहीं थी उसको डिलीवर करने के लिए, या फिर वो फ्रॉड या कल्यूशन से ऑब्टेन की गई है। तो एनी पार्टी टू ए सूट और अदर प्रोसीडिंग में शो, वो ये शो कर सकती है कि कोई भी जजमेंट ऑर्डर या डिग्री जो रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 40, 41 या 42 एंड जिसको प्रूव किया है एडवर्स पार्टी ने, दैट वाज डिलीवर्ड बाय द कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कल्यूशन। नेक्स्ट इज ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। एक थर्ड पर्सन का ओपिनियन कब रेलेवेंट होगा? तो दिस इज कि अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस आर्ट और एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, कि अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी पॉइंट पे, फॉरेन लॉ के या साइंस पे या आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग पे, फिंगर इंप्रेशन के, तो ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन, ओपिनियन किसका? वो पर्सन्स जो स्पेशली स्किल्ड हैं ऐसी फॉरेन लॉ में, साइंस में या आर्ट में, उनका ओपिनियन क्या है, वो रेलिवेंट होगा। ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं? दैट आर नोन एज द एक्सपर्ट्स। तो हु इज एन एक्सपर्ट? जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट पर्सन वही होता है जिसके पास डिग्री हो। एक्सपर्ट पर्सन कैन बी अ पर्सन हु इज स्पेशली स्किल्ड, ठीक है, जिसको नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है ऐसी फील्ड में, दैट पर्सन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपर्ट। नाउ इफ द क्वेश्चन इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन ये रेज करता है कि वेदर जो ए की डेथ है दैट वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, तो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड, दिस इज क्या है? ये रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 45। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपर्ट टेस्टिमनी एंड ऑर्डिनरी विटनेस? तो जो ऑर्डिनरी विटनेस है दैट मस्ट डिपोज व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस। एक ऑर्डिनरी विटनेस क्या बताता है कि जो एक्चुअली टुक प्लेस हुआ। तो एक्सपर्ट विटनेस जो है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस, बट वो अपना जो है ओपिनियन कवर करता है, बट ही कवर्स हिज ओपिनियन ऑन द फैक्ट्स।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिकल मैन जो है अपना ओपिनियन दे सकता है कि ये डेथ कैसे हुई है, ये शार्प नाइफ से हुई है, ये कौन सी चीज से हुई है, कितने बजे डेथ हुई। सो दैट कैन ओनली बी गिवन बाय एन एक्सपर्ट, बट ऑर्डिनरी विटनेस वही चीजें डिपोज करता है व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस। Next, section 45E says opinion of examiner of electronic evidence. So when in a proceeding the court has to form an opinion, अगर कोर्ट को कोई भी opinion form करना है on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer source or in any electronic or digital form, तो opinion किसका relevant होगा? Examiner of electronic evidence referred to under सेक्शन 79A ऑफ द आईटी एक्ट इज अ रिलेवेंट फैक्ट। ओपिनियन किसका? एग्जामिनर का ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि रेफर कहाँ पे किया गया है? सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, दिस सेज फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है बट वो रेलेवेंट बन जाएंगे अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं या इनकंसिस्टेंट है ओपिनियन के एक्सपर्ट के साथ, व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ए वॉज पॉइजन बाय सर्टेन पॉइजन, ये फैक्ट कि और भी पर्सन्स जिनको वो पॉइजन हु वर पॉइजन बाय दैट पॉइजन, उनको भी कुछ सिम्टम्स जो हैं वो शो हुए थे, जो अफर्म करते हैं एक्सपर्ट को और डिनाई करते हैं सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन, दिस इज रेलिवेंट। सो कोई भी फैक्ट जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है बट वो रेलिवेंट होगा अगर वो सपोर्ट कर रहा है या फिर वो इनकंसिस्टेंट है विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। तो ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, हम कब मानेंगे कि ओपिनियन व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन, कि ये डॉक्यूमेंट जो है इस पर्सन ने लिखा है या साइन किया है, तो ओपिनियन किसी भी पर्सन का हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय whom it is supposed to have been written or signed, or that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact. तो हु इज अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ ए पर्सन, हम किसको बोलेंगे? वो पर्सन जिसने उस पर्सन को लिखते हुए देखा है या कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं बाय दैट पर्सन इन आंसर टू दैट डॉक्यूमेंट्स, या एड्रेस किए या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कोई डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है दैट इज हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, so that person is the person who is acquainted with the handwriting of another person. Section 47 is deals with opinion as to the digital signature when relevant. So कोर्ट को अगर कोई भी opinion form करना है regarding the electronic signature of any person, तो ओपिनियन किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जिसने इशू किया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। So when the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, तो opinion of the certifying authority, opinion किसका? certifying authority का जिसने issue किया है electronic signature certificate को, that is a relevant fact. तो opinion as to the existence of right or custom when relevant, अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नल कस्टम और राइट, ओपिनियन किसी भी पर्सन्स का as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. For example, अगर जो राइट ऑफ विलेजर्स है किसी पर्टिकुलर विलेज में, कि विलेजर्स का ये राइट है कि ये वाटर यूज करने का इस पर्टिकुलर वेल से, अगर ये क्वेश्चन रेज होता है, सो देन दैट इज द जर्नल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। वो क्या होगा? वो एक जर्नल राइट है। सो अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है कि क्या ये जर्नल कस्टम या राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ओपिनियन किसी भी पर्सन का, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग जिसको नेचुरली उसके बारे में पता होता, अगर वो एग्जिस्ट करता, दिस इज रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। ओपिनियन एज टू यूसेजेस टेनेंट्स व्हेन रेलेवेंट, सो कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी यूसेजेस टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, या वर्ड्स और टर्म्स दैट इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, सो ओपिनियन उन पर्सन्स का जिनको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है उनके रिगार्डिंग दैट आर रिलेवेंट अंडर सेक्शन 49। तो अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है आज द रिलेशनशिप की, एक पर्सन का रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है, तो ओपिनियन जो एक्सप्रेस करते हैं कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन हु एज ए मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज, जिसको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या है? एक रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ए और बी मैरिड हैं, ये फैक्ट कि देवर यूजुअली रिसीव, कि लोग उनको ऐसे ही रिसीव करते थे, उनके फ्रेंड्स उनको ऐसे ही ट्रीट करते थे एज एन हस्बैंड एंड वाइफ, दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट। बट हेयर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस। द कोर्ट सेज कि अगर कोई ऐसा ओपिनियन है, अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अंडर द इंडियन डाइवोर्स एक्ट, और इफ द
prosecution is there under section 494, 495, 497 और 498 of the IPC, then यहाँ पे opinion जो है वो sufficient नहीं होगा, strict proof of marriage should be given, वहाँ पे strict proof of marriage देना होगा. Grounds of opinion when relevant. So when the opinion of any living person is relevant, the grounds, जो grounds जिनके ऊपर वो opinion based है वो भी क्या होंगे, they are also relevant. तो एक्सपर्ट को अगर कोई भी अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देने हैं जो उसने परफॉर्म किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हिज ओपिनियन दैट आर रेलेवेंट. सो दिस इज द एक्सपर्ट्स सेक्शंस, दैट इज 45 to 55. नाउ एक कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा? क्या सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट है, क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर हियर? तो सिविल केसेस में कैरेक्टर जो है दैट इज नॉट रेलेवेंट. In civil cases, the character is irrelevant. Why? For example, अगर किसी पर्सन के ऊपर नेग्लिजेंट ड्राइविंग का चार्ज लगा, वो ये एविडेंस नहीं दे सकता है कि उसका कैरेक्टर या कंडक्ट ऐसा है कि वो तो कभी नेग्लिजेंट हो ही नहीं सकता. तो पार्टी कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट कि वो इतना कि दैट इट इज इम्प्रॉबेबल दैट ही शुड बी गिल्टी ऑफ द that she should be guilty of the conduct imputed to him. So civil cases में character जो है वो irrelevant होता है. But there is an exception that is given to this under section 55. This says civil cases में कोई भी fact की ये character किसी person का वो ऐसा है कि वो इफेक्ट करेगा अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो उसको रिसीव होने चाहिए, सो वहाँ पे कैरेक्टर जो है वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज दैट इज इररेलेवेंट. कैरेक्टर का मतलब क्या है? जो वर्ड कैरेक्टर यूज किया हुआ है इन सारे सेक्शंस में 52 to 55 में, दिस इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन. बट एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जर्नल रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन. आप किसी पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग रेपुटेशन या डिस्पोजिशन को आप नहीं शो कर सकते हो. फर्दर क्रिमिनल केसेस में जो कैरेक्टर है वो रेलिवेंट है. क्रिमिनल केसेस ये फैक्ट की जो एक्यूज्ड है वो गुड कैरेक्टर का है, दिस इज अ रेलिवेंट फैक्ट. बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये फैक्ट कि एक पर्सन का बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट है. किसी भी पर्सन के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में गुड कैरेक्टर के रिगार्डिंग एविडेंस दिया जा सकता है, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में द फैक्ट दैट कि एक्यूज्ड पर्सन का बैड कैरेक्टर है वो इररेलेवेंट है अनलेस कि एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज ए गुड कैरेक्टर. अनलेस कि कोई ऐसा एविडेंस दिया जाए कि उसका गुड कैरेक्टर है, इन विच केस इट बिकम्स रेलिवेंट. तो वहाँ पे जो है एविडेंस दिया जा सकता है उसके बैड कैरेक्टर के रिगार्डिंग. ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं करता है किसी भी केसेस के ऊपर इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्टिंग इशू. तो वहाँ पे दिया जा सकता है एविडेंस. अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस. तो अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, 354A, B, C, D या फिर रेप के केसेस में या फिर अटेम्प्ट कोई भी अटेम्प्ट करना किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जो ये सेक्शंस हैं जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इशू में हो कि वेदर द गर्ल हैज़ गिवन द कंसेंट और नॉट, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant. अगर ये क्वेश्चन रेज कर जाए कि कंसेंट की क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इशू में हो तो एविडेंस कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम के रिगार्डिंग या उसके किसी भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग किसी भी पर्सन के साथ वो रेलेवेंट नहीं होगा ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ सच कंसेंट. नेक्स्ट इज फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड. तो कोई भी फैक्ट जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले चुकी है दैट नीड नॉट बी प्रूव्ड. एंड देयर आर सर्टेन फैक्ट्स जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना होगा. द कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स दैट आर गिवन अंडर सेक्शन 57. कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल पब्लिक एक्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ वॉर, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, एक्सेशन एंड साइन मैनुअल, ऑल सील्स. You can just have a reading to this list. The rule of the road on the land or sea. Next is facts admitted need not be proved. तो कोई भी फैक्ट जिसको एडमिट कर लिया है पार्टीज ने एट और बिफोर द हियरिंग, सो इफ द पार्टीज हैव एडमिटेड इन एनी प्रोसीडिंग, इट्स अ पार्टी या फिर उनके एजेंट ने एडमिट कर लिया है हियरिंग पे या बिफोर द हियरिंग, तो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. So no fact need to be proved in any proceeding which the parties dare to or agents agree to admit at the hearing
or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of the pleadings in force at the time they are deemed to have admitted at the pleadings. बट दिस फर्दर सेज दैट कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट रिक्वायर कर सकता है फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। तो ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स जो है उनको प्रूव किया जा सकता है, दे मे बी प्रूव्ड बाय द ऑरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय द ऑरल एविडेंस। जो ऑरल एविडेंस है वो ऑल केसेस में डायरेक्ट होना चाहिए। तो व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, दैट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय द प्राइमरी एविडेंस और द सेकेंडरी एविडेंस। व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस? प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है सेवरल पार्ट में, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर एक डॉक्यूमेंट को आपने एग्जीक्यूट किया है काउंटर पार्ट में, ईच काउंटर पार्ट being executed by one of some of the parties only, each counterpart is primary evidence against the parties executing it. अगर कोई नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of the common original, बट जहाँ पे वो कॉपीज हैं कॉमन ओरिजिनल की, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। तो व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 63। तो कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, counterparts of documents as against the parties who did not execute them, oral accounts of the contents of the document given by some person who has himself seen it. So ये सारे क्या होंगे? These all are the secondary evidence. Documents must be proved by the primary evidence से ही प्रूव करना होगा, एक्सेप्ट केसेस जो कि आपको सेक्शन 65 में मेंशन्ड है, जहाँ पे आप एक सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ केसेस में, जहाँ पे ओरिजिनल ये शो हो जाए, अपीयर हो जाए कि ये पोजेशन या पावर में है किसी पर्सन की, द पर्सन अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, आउट ऑफ रीच है और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ एनी पर्सन दैट इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट व्हेन आफ्टर द नोटिस, जो आपको सेक्शन 66 में मेंशन किया, तब भी पार्टी अगर उसको प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इन सारे केसेस में जो आपको सेक्शन 65 में दिया हुआ है, इसमें आप जो है सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी गिवन। So where this can be given, let's just see all the points where the existence, condition or contents of the original have to be proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved by his representative in interest. When the original अगर destroy हो गया या lost हो गया, अगर original ऐसी nature का है कि वो easily movable नहीं है, अगर original कोई public document है within the meaning of section 74, अगर original ऐसा document है of which a certified copy is permitted by this act or by any other law in force in India, अगर जो ओरिजिनल है वो कंसिस्ट करता है न्यूमरस अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, तो इन सारे केसेस में जो है सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। So with this, in our next video we'll revise the further sections. So before I end this video, learners, there is a special offer that is running on Unacademy. So if you want to prepare for judiciary, there is a batch that is starting from the 15th of December. This is the Judiciary Legends batch and special offer is running on Unacademy. अगर आप ये batch join करते हो, then you can save approximately 7650 rupees by using this code, that is VB Law code use करके आप अपनी इतनी money save कर सकते हो। तो आपको जो 6 months का batch है, that will only आपको सिर्फ 30,617 का पड़ेगा एंड आप EMI से भी पे कर सकते हो, 0% EMI है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ बिहार स्टेट स्पेसिफिक बैच दैट हैज़ जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड। इसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो ये सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्लस में ये सारी अवेलेबल है। एंड इफ़ यू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो आप सारे टेस्ट दे पाओगे इंक्लूडिंग द जजमेंट राइटिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन।